Bismillahirrahmanirrahim. This is Punjab College Kabirwala. I am Rao Naveed. Today we are going to discuss second lecture of chapter number 12, chemistry, which is reactivity of carbonyl compounds. कार्बोनाइल कंपाउंड्स की अगर हम बात करते हैं तो इस कार्बोनाइल कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर में हमें पता चल रहा है कि देयर इज अ पाई बॉन्ड and there is one sigma bond present between carbon and oxygen. कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान मौजूद पाई बॉन्ड की वजह से हम प्रीवियस चैप्टर्स में ये पढ़ चुके हैं कि पाई बॉन्ड की वजह से हमारे पास जो रिएक्शंस पॉसिबल होते हैं दे आर एडिशन रिएक्शंस. इसी वजह से यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड्स वो एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं, दे विल फेवरेबली शो एडिशन रिएक्शन. और सिग्मा बॉन्ड जो है वो हमें पता है इन्वॉल्व होता है सब्स्टिट्यूशन में. तो यहाँ पर हम जो रिएक्शन डिस्कस करेंगे वो रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड. कार्बोनाइल कंपाउंड्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि कार्बोनाइल कंपाउंड में मौजूद ऑक्सीजन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर्स का जो फ्लो होगा, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की फ्लूइडिटी है, मूवमेंट है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होगी जो कि ऑक्सीजन है. इसी वजह से ऑक्सीजन विल बेयर अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन विल बेयर अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. यहां पर अब हमें यह बात भी पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर हमेशा जो अटैक होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन की वजह से होता है. और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीशीज होती हैं जस्ट लाइक कार्बन, यहाँ पे जो मौजूदा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर जो अटैक होगा वो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का होगा. तो बेसिकली कार्बोनाइल कंपाउंड्स दोनों तरह के रिएक्शन शो करवा सकते हैं. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी हो सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी हो सकते हैं. हम यहाँ पे फिलहाल जो रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, एल्डिहाइड्स के भी और कीटोन्स के भी. इन केसेस में होता क्या है कि एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पे जो कि इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और न्यूक्लियोफाइल जब उसके ऊपर अटैक करेगा तो कार्बन अपनी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए ऑक्सीजन को एक बॉन्ड शिफ्ट करवा देगा. बॉन्ड शिफ्ट करवाने का मतलब है इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ और ऑक्सीजन उन इलेक्ट्रॉन के साथ इस फ्री होने वाले इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन पे अटैक कर लेगा जो न्यूक्लियोफाइल के साथ आएगी, और रिजल्टेंटली हमारे पास एक अडक्ट बन जाएगा, एक प्रोडक्ट जो है ये फॉर्म होना शुरू हो जाएगा. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस दो तरह के होते हैं. इनके अभी हम मैकेनिज्म्स फॉलो करेंगे, मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे. तो मैकेनिज्म्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, या तो हमारे पास एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म्स होते हैं या फिर हमारे पास बेस कैटालाइज मैकेनिज्म होते हैं. लेकिन दोनों से ही बनने वाले फाइनल प्रोडक्ट एक ही जैसे होते हैं. तो फिर हमें जरूरत क्यों है, हमें एसिड कैटालाइज या बेस कैटालाइज की जरूरत क्यों है? तो उसकी वजह यहां पर लिखी हुई स्टूडेंट्स आपकी बुक में भी मेंशन है. हम एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म उस वक्त यूज करेंगे जब हमारे पास मौजूद इलेक्ट्रोफाइल एक वीक होगा, और उस इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए हम उस वक्त यूज करेंगे कैटलिस्ट के तौर पे एक एसिड को जो कि उसमें मौजूद इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को इंक्रीज करेगा. और सेकेंडली अगर हम बेस कैटालाइज मैकेनिज्म यूज करते हैं तो उसमें हमारा जो बेस है वो एक कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रही होगी, और वो बेस क्या करेगी, जो अटैकिंग रिएजेंट होगा जिसका हम अटैक करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमारे पास ये जो न्यूक्लियोफाइल मौजूद है, इस न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम उसमें बेस ऐड करेंगे, और उस बेस का काम क्या होता है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का करैक्टर इंक्रीज करना, न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर इंक्रीज करना, ताकि वो ज्यादा आसानी से कार्बोनाइल कार्बन पर जाकर अटैक करवा सके. स्टूडेंट्स यहाँ पे इसी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की पहले बेस कैटालाइज रिएक्शंस की बात करेंगे और फिर हम एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म को नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. तो फिलहाल हम बात करने लगे हैं बेस कैटालाइज मैकेनिज्म्स की. पहले अगर हम जनरल मैकेनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि एक बेस ऐसी स्पीशीज होती हैं जो हाइड्रोक्सल डोनेट करें. तो हाइड्रोक्सल यहाँ पर आकर ये हमारा अटैकिंग रिएजेंट है, इसमें मौजूद हाइड्रोजन पे अटैक करेगा. यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल पार्शियल नेगेटिव चार्ज के साथ मौजूद है.
हाइड्रोजन भी मौजूद है। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन मौजूद होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एलिमेंट मौजूद होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली न्यूक्लियोफाइल की तरफ अट्रैक्टेड नहीं होंगे। आने वाली बेस क्या करेगी, यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके वाटर बना देगी और इलेक्ट्रॉन जो हैं ये कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएंगे न्यूक्लियोफाइल पे, और न्यूक्लियोफाइल विल कैरी अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज। अब ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज कार्बोनाइल कार्बन की, कार्बन जो हमारे पास मौजूद है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन है, उस पर अटैक करेगी और उसके रिजल्ट में कार्बन जब एक नया बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल के साथ बनाएगा तो अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए वो वहां से एक बॉन्ड यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट कर देगा टुवर्ड ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज अभी अनस्टेबल है, हमें पता है कि आयंस जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। अब कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैटलिस्ट ऐसा केमिकल होता है, ऐसी स्पीशी होती है जो रिएक्शन के बाद हमें वापस ऑब्टेन हो जाती है लेकिन हमारे रिएक्शन को पॉसिबल करवा देती है। तो यहां पर अभी हमने कैटलिस्ट को रिट्रीव करवाना है, तो बनने वाला बाई प्रोडक्ट जो पहले स्टेप में वाटर हमारे पास फॉर्म हुआ था, इस स्टेप में ऑक्सीजन उस हाइड्रोजन पे अटैक करके हाइड्रोजन को अपने साथ मिलाएगी, और ये जो हाइड्रोक्साइड एज अ कैटलिस्ट हमने पहले स्टेप में यूज की थी वो यहां से रिट्रीव हो जाएगी। आगे हम कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे, कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे इस मैकेनिज्म की। हमारे पास जनरल मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का यही है। फर्दर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहला जो रिएक्शन है हमारे पास दैट इज एडिशन ऑफ HCl, और बनने वाले प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं सायानोहाइड्रेंस। सायानोहाइड्रेंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास इन ग्रुप्स में हाइड्रोक्सल भी मौजूद होगा बनने वाले प्रोडक्ट्स में, और सायानाइड भी मौजूद होगा प्रोडक्ट्स में। अब HCl की एडिशन करने के लिए जो सोर्स है, HCl हमारे पास बनेगा कहां से, तो वो हमारे पास NaCN है सोडियम साइनाइड, और HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपस में रिएक्शन करेंगे, प्रोडक्ट विल फॉर्म हाइड्रोजन साइनाइड एंड सोडियम क्लोराइड। पहले हम जरा जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं, फिर हम इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। जनरल मैकेनिज्म, जनरल रिएक्शन में हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है। इस फॉर्मेल्डिहाइड को जब हम HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर HCl में हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोफिलिक एंड सायानाइड इज न्यूक्लियोफिलिक। तो ऑब्वियस ही बात है कार्बोनाइल कार्बन में भी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन भी मौजूद है और न्यूक्लियोफिलिक पोजीशन भी मौजूद है। तो यहाँ पर मौजूद न्यूक्लियोफिलिक पोजीशन इस पर मौजूद इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी यानी कि हाइड्रोजन पर, और सायानाइड विल गो टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, और प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोक्सल भी आ जाएंगे, सायानाइड भी आ जाएंगे, और इन्हीं को हम कलेक्टिवली कहते हैं सायानोहाइड्रेंस। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, मिथाइल एक लगा हुआ है, या दोनों पोजीशन में मिथाइल लगे हुए हैं, क्योंकि रिएक्शन कार्बोनाइल की वजह से हो रहा है। तो हमारे पास अगर यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड होगा तो हाइड्रोजन्स रहेंगे, अगर हमारे पास एसिटाल्डिहाइड होगा तो यहाँ पर CH3 हो जाएंगे, और अगर हमारे पास एसीटोन होंगे तो यहाँ पर दोनों पोजीशन पर हमारे पास CH3 जो है ये आना शुरू हो जाएंगे। इंपॉर्टेंस क्या है जी इस रिएक्शन की, शार्ट क्वेश्चन में आ सकती है। हमारे पास इंपॉर्टेंस ये है कि हम इन सायानोहाइड्रेंस की मदद से अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जो हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स हमारे पास कैसे प्रिपेयर होते हैं, हमने जिस कार्बन से, जिस बनने वाली सायानोहाइड्रेन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने हैं, हम उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं विद वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो होता यह है कि हमारे पास जितनी कार्बन वाली सायानोहाइड्रेन बनती है, हम उससे एक ज्यादा कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अल्फा क्यों कहते हैं, अल्फा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोक्सल लगा हुआ होता है। स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने ये बात की थी कि फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप COOH है, इसके साथ मौजूद कार्बन अल्फा कार्बन होती है, और अल्फा कार्बन पे हाइड्रोक्सल लगा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और इसका कॉमन नेम जो है वो हमारे पास होता है लैक्टिक एसिड। ये शार्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर लैक्टिक एसिड फ्रॉम सायानोहाइड्रेन। तो सिंपल सी बात है कि सायानोहाइड्रेन्स की अगर हम ऑक्सीडेशन करें वाटर और एक स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में, तो सायानो ग्रुप जो है ये कन्वर्ट हो जाता है रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड में, साथ में हमारे पास अमोनियम बाइसल्फाइड एज अ बाई प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो इसी रिएक्शन की, ये हमने इंपॉर्टेंस डिस्कस की है, ये हमने जनरल रिएक्शन डिस्कस की है। अब हम मैकेनिज्म की बात करेंगे कि ये रिएक्शन पॉसिबल कैसे हुआ है। अगर तो शार्ट क्वेश्चंस आते हैं, फिर हमने शार्ट क्वेश्चन में या तो हमसे जनरल रिएक्शन ही पूछा जाएगा या इंपॉर्टेंस पूछी जा रही होगी। अगर लॉन्ग आएगा तो हमें मैकेनिज्म को लाजमी तौर पर मेंशन करना होगा।
मैकेनिज्म वही बात जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। हमारे पास एक बेस को हम एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे और वो बेस आके अटैक करेगी हमारे अटैकिंग रिएजेंट पर, वहां से प्रोटॉन निकालेगी और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएगा। इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने स्टूडेंट्स क्या करना है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने जाके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करना है। उस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन में जब अटैक होगा तो अगेन कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, तो कार्बन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहां से एक बॉन्ड शिफ्ट कर देगा किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है ये अब फर्दर हमारे पास फर्स्ट स्टेप में जो पाई प्रोडक्ट के तौर पे वाटर बना था, उस वाटर में से हमने अपनी बेस को रिट्रीव करवाना है, बेस को वापस निकालना है। तो बेस वापस निकालने के लिए हम जब इस रिएक्शन का इससे रिएक्ट करवाएंगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे अटैक करके OH बना लेगी और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन जो कि हमारा कैटलिस्ट था, उस कैटलिस्ट को हम यहाँ पर रिट्रीव करवा लेंगे, कैटलिस्ट वापस आ जाएगा और हमारे पास साइनोहाइड्रेट्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो बॉन्ड्स 2 फ्री छोड़े हुए मैंने, यहाँ पर कोई भी चीज हो सकती है, फॉर्मेट